सभी का लक्ष्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे वर्ब के कुछ क्वेश्चंस। जैसा कि आप सभी को पता है, वर्ब के सारे कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। वर्ब जो है फ्रॉम स्टार्टिंग, हर एक पॉइंट जो है वर्ब्स का, वो हम सब ने डिस्कस कर लिया है। अगर आपने अभी तक पैकेज परचेज नहीं किया है तो ऐप पे जाइए और पैकेज सब्सक्राइब करिए, उसको परचेज कर लीजिए ताकि आप वर्ब के सारे पार्ट्स देख सके। सारा थियोरेटिकल जो भी छोटे छोटे रूल्स हैं वो सब हमने डिस्कस किए हैं। चाहे वो वर्ब होता क्या है, वर्ब के टाइप्स क्या हैं, वर्ब के कितने फर्दर टाइप्स हो सकते हैं, उनके स्पेशलिटीज क्या हैं, सब कुछ हमने डिस्कस किया है। ना सिर्फ वर्ब, आपने देखा होगा कि आपको प्रोनाउंस के कुछ पार्ट्स जो है वो यहाँ मिले हैं। तो प्रोनाउंस का भी जो पूरा थ्योरी पोर्शन है, स्पेशली फॉर एसएससी, जो भी रूल्स हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे। और एक बार अगर वो सारे रूल्स आप थोरोली पढ़ लें तो आप बैठ सकते हैं कहीं भी किसी भी एग्जाम में। तो वो सारे रूल्स के लिए आपको क्या करना है, तो आपको लक्ष्य एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना है। मोस्टली लोगों ने कर लिया है। आप जाकर एसएससी पैकेज को परचेज कर लीजिए और आराम से बैठकर इंग्लिश ग्रामर तैयार करिए। आज के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर उसमें हम कुछ थ्योरी डिस्कस करते चलेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि वो कौन से रूल्स हैं, 8 मैजिकल रूल्स, जिसका वीडियो हमारे ऐप पे पड़ा हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना देरी के। तो जो क्वेश्चंस हैं वो ऐसे हैं, जो रिपीटेड क्वेश्चंस है वही हमने रखे हुए हैं, पर इसके साथ जो रूल्स हम डिस्कस करेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि वो सारे रूल्स हमने डिस्कस किए हुए हैं। जिन्होंने ऑलरेडी पैकेज बाय कर लिया है उनको पता होगा, और आप लोग आंसर देते चलिए ताकि हम क्वेश्चंस और अच्छे से कर सके। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है ऑनेस्टी ऑलवेज हैज एंड ऑलवेज विल बी। देखिए, पहले तो हम पेन ले लेते हैं, तो पेन से अब हम लिखना शुरू करेंगे ऑनेस्टी। अभी ऑनेस्टी जब हम बात करेंगे एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन की ऑनेस्टी, तो आपको पता है ऑनेस्टी के सेंस में जब बात होती है तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी लेते हैं। अच्छा, टेंस को अभी टच नहीं करते हैं, बिल्कुल टेंस एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। और वर्ब के महासागर की क्लास में हमने टेंस का एक मुख्य पोर्शन जो है वो कवर कर लिया है, पूरा डिस्कस कर लिया है, टेंस भी साथ साथ। तो अभी तक अगर आप देरी कर रहे हैं तो बिल्कुल देरी मत करिए। चलिए शुरू करते हैं। ऑनेस्टी, जैसा कि हम क्वेश्चन देखते हैं, पार्टी देख लेते हैं। ऑनेस्टी ऑलवेज हैज, तो ऑनेस्टी ऑलवेज हैज एंड विल ऑलवेज बी। तो कोई ऐसी बात हो रही है जो पहले भी थी और अभी भी है। तो जब पहले भी थी अभी भी है तो हमको बिल्कुल परफेक्ट टेंसेस के साथ जाना है। तो ऑनेस्टी ऑलवेज हैज बीन जो है, ऑनेस्टी हमेशा से थी, है और आगे भी रहेगी। क्या रहेगी? अ ग्रेट वर्च्यू। ठीक है, तो ऑनेस्टी जो हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ऑनेस्टी क्या है? ऑलवेज हैज बीन, मतलब हमेशा से थी। ठीक है, जब भी हम परफेक्ट टेंसेस की बात करते हैं तो परफेक्ट टेंसेस होते क्या है? परफेक्ट हमें हमेशा क्या बताते हैं? वो काम जो हो चुका है, जो है, जो हमेशा से एग्जिस्ट करता है। वैसे यहाँ भी हम क्या बता रहे हैं? ऑनेस्टी ऑलवेज हैज बीन एंड विल ऑलवेज बी अ ग्रेट वर्च्यू। तो इसके लिए आप जैसे एक हम बात करते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ की, तो ये एक तरह का यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो अगर आप कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट भी हो सकता है तो वो भी बिल्कुल सही है। ऑनेस्टी ऑलवेज इज एंड विल ऑलवेज बी भी बिल्कुल सही है। तो ये आपका पहला सेंटेंस, ऑनेस्टी ऑलवेज हैज बीन एंड विल ऑलवेज बी अ ग्रेट वर्च्यू। तो आपकी प्रॉब्लम कहाँ थी? तो प्रॉब्लम था पार्ट ए में। पार्ट ए में आप चेंज कर सकते हैं, ऑनेस्टी हैज ऑलवेज बीन, ऑलवेज हैज बीन, या फिर ऑनेस्टी always is and will always be a great virtue। तो आप देख रहे हैं ये सारी चीजें हमने जो भी इस समय बोला जा रहा है वो सब ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेट प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। having had in foreign services for a long time। तो जो आपका सेंटेंस का पार्ट है, हैविंग हैड, हैड क्या दिखाता है? तो हैड पोजीशन दिखाता है किस चीज का, हैज का ही पास्ट फॉर्म है हैविंग हैड। यहाँ पर हम कोई चीज पोजेस नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बता रहे हैं कि बहुत दिनों से वो फॉरेन सर्विसेज में थे के मतलब स्टेट ऑफ बीइंग बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? स्टेट ऑफ बीइंग। हमने वीडियो के जो वर्ब के क्लासेस उसमें पढ़ा है कि वर्ब की डेफिनेशन ही क्या होती है? जिन शब्दों से किसी काम का करना या फिर होना, स्टेट ऑफ बीइंग, होना पाया जाए। तो यहाँ पे हम होने की बात कर रहे हैं। तो होने के लिए हमने कौन से वर्ब्स डिस्कस किए थे?
बिल्कुल ये सब डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। तो जब होने की बात हम यहाँ कह रहे हैं, क्योंकि वो फॉरेन सर्विसेज में बहुत ही लंबे समय से थे, एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं, होने की बात कर रहे हैं, इसलिए मिस्टर वर्मा बहुत सारे प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज से मिल चुके हैं। तो यहाँ पे है होने, एग्जिस्टेंस की बात हो रही है। जब भी एग्जिस्टेंस की बात होती है तो हम कौन से वर्ब्स यूज करते हैं? बिल्कुल सही, तो हम वो सारे वर्ब्स यूज करते हैं। कौन कौन से? इज, एम, आर हो गया, उनका पास्ट हो गया, वाज वर। तो इन सारे की पॉइंट्स के लिए आप एक बार जरूर वीडियोस देखें, सारे वीडियोस हैं 4 पार्ट में, कंप्लीटली वर्ब्स को जो है एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। अब यहाँ पर क्या होगा? तो हैविंग, हम कह रहे हैं बी का फॉर्म जो है वो यूज होता है स्टेट ऑफ बीइंग दिखाने के लिए। तो यहाँ हैविंग के साथ कौन सा फॉर्म होगा? तो हैविंग बीन, बी ही क्या दिखाता है? किसी चीज का होना, एग्जिस्टेंस। और बी के सारे फॉर्म हम पढ़ चुके हैं, चाहे वो बीइंग हो, चाहे वो बीन हो, चाहे वो इज, एम, आर, वाज, वर, सब कुछ डिस्कस हो चुका है। तो हैविंग बीन इन द फॉरेन सर्विसेज फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो एरर कहाँ था आपका? ऑप्शन पर जो आपका सेंटेंस का पार्ट ए है उसमें एरर था, पर यहाँ पे हम एग्जिस्टेंस दिखा रहे हैं, स्टेट ऑफ बीइंग दिखा रहे हैं, इसलिए हैविंग बीन इन द फॉरेन सर्विसेज फॉर अ लॉन्ग टाइम मिस्टर वर्मा मेट मेनी प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज। तो ये है आपका सही सेंटेंस। चलिए तो हम थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। जो आपका थर्ड क्वेश्चन है, इफ आई वर इन हिज शूज, ये भी हमने डिस्कस किया है। इफ आई वर कब यूज होगा? हमने पहले ही कहा था कि जो अगर आप आई की बात करें और आई से रिलेट करके अगर हम देखें वर, इफ आई वर इन हिज शूज, ऐसे हमने और भी बातें कही थी कि जब भी हम किसकी बात करेंगे, ऐसे एजम्पशन की बात करेंगे जहां पे हम बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता, पॉसिबिलिटी वाली, तो हम हमेशा क्या यूज करेंगे? वो। इसका भी जो रूल है हमने पूरा डिस्कस किया हुआ है, एक्सेप्शन कहाँ एग्जिस्ट करता है, क्या हो सकता है। तो जब ये है इफ वर, इफ आई वर, इफ ही वर, तो आप कहेंगे ही के साथ तो वॉज होता है, तो नहीं, वो भी हमने कहा था कि जब ऐसे क्लॉजेस का यूज होता है जो इफ से स्टार्ट होते हैं, इफ वाले क्लॉजेस, पॉसिबिलिटी वाले, तो वहां भी ही के साथ क्या होता है? वर होता है, और आपको वहां पर उसको गलत नहीं करना है। तो इफ आई वेयर इन हिज शूज, अगर मैं उसकी जगह होता, आई वुड डाई विद शेम। ठीक है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी, नो एरर, देयर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस। ठीक है, अगर यहीं पर होता है इफ ही वेयर इन माई शूज, तो भी वो सही होता है, ये नहीं कि ही के साथ वॉज, वहां पर वेयर ही यूज होता। टू अक्वायर मास्टरी, अक्वायर मीन्स टू गेन। अब देखिए, टू अक्वायर मास्टरी ओवर कंप्यूटर ऑपरेशंस वन मस्ट हैड। तो अभी हम कह रहे हैं अगर हमको अक्वायर करनी है मास्टरी, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमको मास्टरी भी करनी है, एक्वायर भी करना है, तो हमने कहा कि वन मस्ट हैज टू वर्क हार्ड, वन मस्ट हैव पेशेंस। तो बिल्कुल अब ये सेंटेंस का जो पार्ट ए है, टू अक्वायर मास्टरी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि अगर आपको मास्टरी एक्वायर करनी है, किसमें? ऑप्शन बी में। जो प्रेजेंट पार्ट बी है सेंटेंस का, कह रहा है ओवर कंप्यूटर ऑपरेशंस, अगर कंप्यूटर के ऑपरेशंस में आपको मास्टरी चाहिए तो ये भी सही है। ऑप्शन सी आपको कह रहा है वन मस्ट हैड पेशेंस, तो जब भी हैड की बात होगी तो किसको चला जाएगा? वो पास्ट की बात कर लेगा। पर यहाँ पर हम एक जनरल स्टेटमेंट पास कर रहे हैं जहां पर हम कह रहे हैं कि होना चाहिए, मतलब हम प्रेजेंट की तरफ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो आपका सेंटेंस का जो पार्ट सी है उसमें एरर है, और हैड की जगह क्या हो जाएगा? हैव। तो वन मस्ट हैव पेशेंस एंड रेडीनेस, मतलब वो तैयार होना चाहिए किस चीज के लिए? हार्ड वर्क के लिए। तो जो पार्ट सी है उसमें एरर है, और आपका सही सेंटेंस है to acquire mastery over computer operations, one must have patience and readiness to work hard. अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं बिना देरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है, आई सॉ द एक्सीडेंट, I saw the accident, but fortunately I did not have to give evidence as there were a large number of other witnesses. अभी सेंटेंस देखिए, आई सॉ द एक्सीडेंट, पार्ट ए, मैंने एक्सीडेंट देखा था, ठीक है, कोई एरर नहीं है। बट फॉर्चुनेटली, पर किस्मत से, आई डिड नॉट हैव टू, मुझे नहीं जाना पड़ा क्या करने? गिव एविडेंस। तो पार्ट बी भी सही है। पार्ट सी में कह रहा है गिव एविडेंस एज देयर वर, एज वहां पर, वेयर है, वर किसको रिफर कर रहा है? लार्ज नंबर ऑफ पीपल को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आपका पार्ट डी है कह रहा है लार्ज नंबर ऑफ अदर विटनेसेस, इसमें भी कोई एरर नहीं है। दस आपका ऑप्शन ई जो है वो सही है, दिस सेंटेंस हैज नो एरर।
जो नेक्स्ट है वो कह रहा है जनरली। अभी जनरली के सेंस में बात हो रही है। जनरली देखिए क्या बात हो रही है, जनरली पीपल हैव नॉट रिसेप्टिव एंड फेल टू नोटिस। जनरल सेंस में पीपल के बारे में बता रहा है। तो जब बारे में बता रहा है, अगेन वी आर टॉकिंग ऑफ स्टेट ऑफ बीइंग, एग्जिस्टेंस की बात हो रही है। जनरली पीपल आर नॉट रिसेप्टिव, रिसेप्टिव नहीं होते, चीजें रिसीव करने की कोशिश नहीं करते, एंड फेल टू नोटिस द इररिलेवेंट आंसर्स they get for straight questions and they fail to notice to get that they get irrelevant answers। अब इसमें देखिए जनरली वाला जो पहला सेंटेंस है वो आपको बता रहा है कि जनरली पीपल है क्या, रिफर कर रहा है स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ पीपल। तो यहाँ पर हैव की कोई आवश्यकता नहीं थी। देखिए हैव, हैज और हैड जब भी बात करते हैं हम तो मोस्टली हम पोजेशन के सेंस में बात करते हैं, आई हैव दिस एट्रीब्यूट्स। तो पीपल हैव दिस एट्रीब्यूट्स होता तो फिर ठीक है, पर यहाँ पे कोई स्टेट ऑफ बीइंग की बात कर रहे हैं कि पीपल है नहीं, ऐसे नहीं है, रिसेप्टिव नहीं है। तो जब है नहीं है की बात हो तो हम स्टेट ऑफ बीइंग की बात करते हैं, होने की बात करते हैं। और जब हम होने की बात करते हैं तो हम बी के फॉर्म्स यूज करते हैं, ना कि हैव के। हैज हैव हैड नहीं यूज होता है। तो बी के फॉर्म क्या क्या है, तो बी के फॉर्म हमने डिस्कस किए हैं, चाहे एम आर हो आपका, इसका पास्ट वॉज वर हो जाए, और चाहे बीइंग या बीइंग हो। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जनरली पीपल आर नॉट रिसेप्टिव, पीपल आर नॉट रिसेप्टिव एंड फेल टू नोटिस द इररिलेवेंट आंसर्स दे गेट फॉर स्ट्रेट क्वेश्चंस। वो नोटिस नहीं कर पाते हैं कि सीधे सीधे क्वेश्चंस के लिए उनको कैसे इररिलेवेंट आंसर्स मिलते हैं। तो आपका जो एरर था वो पार्ट ए में था। क्या एरर था, हैव नहीं, यहाँ पर हमें स्टेट ऑफ बीइंग वाले वर्ब की यूज करनी थी। तो हमने कहा पीपल आर नॉट रिसेप्टिव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि द सक्सेस ऑफ द मर्जर, जो सक्सेस है, इस कोई मर्जर बना है, किस चीज का मर्जर बना है, तो दो बैंक मर्ज हुए हैं और उसका जो सक्सेस है उसकी बात कर रही है। अब हम पार्ट ए से चलते हैं। पार्ट ए में क्या है, द सक्सेस ऑफ द, कोई दिक्कत नहीं है, पार्ट ए बिल्कुल सही है। द सक्सेस ऑफ द मर्जर ऑफ द टू, कोई दिक्कत नहीं है। मर्जर ऑफ द टू व्हाट, बैंक्स। तो पार्ट सी देख लेते हैं। The merger of the two banks is dependence on various factors। Dependence क्या होता है और dependent क्या होता है, तो dependent कह रहा है is dependent या dependence। जब भी हम बात करेंगे dependence की तो क्या होता है dependence, this is dependence और this is dependent। तो dependent होना मतलब किसी चीज पे आश्रित होना। dependence क्या है, एक तरह से आपका डिपेंडेंस आपका नाउन हो जाएगा, डिपेंडेंस ऑफ द फैक्ट। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर हम डिपेंडेंस नहीं यूज कर सकते क्योंकि यहाँ पर हम कह रहे हैं आश्रित होने की बात कर रहे हैं। जब हम आश्रित होने की बात करेंगे तो हम कहेंगे डिपेंडेंट। तो ये जो है आपका गलत हो जाएगा और ये आपका सही हो जाएगा। तो सही सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका, द सक्सेस ऑफ द मर्जर ऑफ टू बैंक्स इज डिपेंडेंट ऑन वेरियस फैक्टर। वो डिपेंडेंट है कई सारे फैक्टर पे, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पे चीजें डिपेंडेंट होती हैं। चलिए हम लोग अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है विद लॉट ऑफ परसुएशन, बहुत ज्यादा परसॉड करना। अगर आपने वो सब भी नहीं पढ़ा है, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है, तो आपको पता है वोकैबुलरी का एक अच्छा संग्रह जो है हर वीडियो के साथ रखा जाता है, तो वो सारे वीडियोस देखना फिर से आवश्यक हो जाता है। चलिए हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विद लॉट ऑफ परसुएशन, परसॉड करना, किसी को मनाना किसी चीज के लिए। मृणाल वाज एबल टू गेट द प्रोफेसर टू अग्री टू रिव्यू हर बुक। अब हमने ये भी पढ़ा है कि फाइनाइट वर्ब कौन से होते हैं, नॉन फाइनाइट में टू कब लगाते हैं वर्ब के साथ और वो किस तरह से आता है। दस यहाँ पर टू अग्री सही है कि नहीं है। तो कुछ चीजें हैं जो अगर आपने नहीं देखी है तो आपसे मिस हो रहा है, आपको पता है क्या करना है। अब हम पार्ट ए से देख लेते हैं क्या क्या दिक्कतें हैं। विद अ लॉट ऑफ परसुएशन, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मेहनत की है किसने, मृणाल ने। तो मृणाल वाज एबल टू गेट, नो प्रॉब्लम, शी वाज एबल टू गेट व्हाट, द प्रोफेसर टू अग्री, द प्रोफेसर to agree to review her article. Now read the sentence completely. With a lot of persuasion, Mrinal was able to get the professor agreed to review. अब देखिए टू अग्री जो बात हो गई हमारी, और हम कह रहे हैं कि यहाँ पर हम अग्री करवा रहे हैं प्रोफेसर को। तो जब भी हम टू अग्री की बात करें तो हम किसकी बात कर रहे हैं,
बिल्कुल आप लोगों ने देखा होगा हम इन्फिनेटिव्स की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर इन्फिनेटिव नहीं यूज करना है, तभी मैंने बताया था। इसीलिए हमें नॉन फाइनाइट वर्ब के टाइप्स देखने हैं ताकि हमें इरेडिकेट करने में ईजी हो कि हम कहाँ पर वर्ब यूज करना आवश्यक है और कहाँ वर्ब को ही एज अ नाउन एज एन एडजेक्टिव यूज करना आवश्यक है। तो यहाँ पर हमें बिल्कुल वर्ब को वर्ब की तरह यूज करना है, इसलिए यहाँ पर हम अग्रीड यूज करेंगे, ना कि टू अग्री यूज करेंगे। तो हमारा जो सही सेंटेंस हो जाएगा, with a lot of persuasion Mrinal was able to get the professor agreed to review her book। तो ऑप्शन सी में आपके जो सेंटेंस का पार्ट सी है उसमें एरर था और टू अग्री नहीं, अग्रीड यूज होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो जो आपका अगला प्रश्न है, द आर्म वाज सो बैडली इंजर्ड, तो किसी के आर्म की बात हो रही है, आर्म वाज सो बैडली इंजर्ड। तो पार्ट ए में कोई दिक्कत नहीं है, द आर्म वाज सो बैडली इंजर्ड, एक आर्म की बात हो रही है जो बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हुआ था। बी में कह रहा है दैट ही मस्ट हैव इट एम्पुटेटेड, एम्पुटेटेड मींस टू गेट इट कट, किसी चीज को जब भी आपका हाथ या पैर को किसी मेडिकल रीजन की वजह से कट करके अलग करवाना पड़े तो बिल्कुल कह रहा है कि आर्म इतना बुरी तरीके से इंजर्ड हुआ था कि इसको मस्टली ही हैज टू गेट इट एम्पुटेटेड। There is no error in this sentence। चलिए, with the positive mind we have finished 10 questions, no error के साथ। और जो 11वां प्रश्न है वो ये है, I am going to see what it is, I am going to have this certificate attested by the director। पार्ट ए से चलते हैं, सेंटेंस का जो पार्ट ए है कह रहा है I am going, ठीक है जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जाना कहाँ है, to have this certificate, इस सर्टिफिकेट को क्या करवाना है, अटेस्ट करवाना है। अब देखिए ध्यान से सेंटेंस को, आई एम गोइंग टू हैव दिस सर्टिफिकेट अटेस्टेड, आई एम गोइंग टू हैव दिस सर्टिफिकेट, टू हैव दिस सर्टिफिकेट व्हाट, अटेस्टेड। तो यहाँ पर अटेस्ट नहीं अटेस्टेड यूज होगा। तो आपका सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई एम गोइंग टू हैव दिस सर्टिफिकेट अटेस्टेड बाय द डायरेक्टर। दिस आपका एरर था पार्ट सी में, और क्या एरर था यहाँ पर, अटेस्ट नहीं अटेस्टेड यूज होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है क्वेश्चन 13 आपका, आर इक्विपमेंट गेट्स डैमेज वेरी ऑफन इन समर बिकॉज देयर आर फ्रीक्वेंट पावर कट्स। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, इक्विपमेंट की बात हो रही है। पार्ट ए से देख लेते हैं क्या एरर हो सकता है। तो पार्ट ए में आर इक्विपमेंट का, आर इक्विपमेंट हमारे इक्विपमेंट गेट्स, फिर हमारा आ गया वर्ब, जो इक्विपमेंट है वो क्या होता है, डैमेज हो जाता है। तो अभी आपका गेट्स जो है एक वर्ब आ गया। फिर मैंने वर्ब्स में डिस्कस किया था कि कभी भी दो मेन वर्ब एक साथ नहीं यूज हो सकते। तो जब आप दो मेन वर्ब नहीं यूज कर सकते एक साथ, तभी ही हम वर्ब को क्या बनाते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स बनाते हैं। अब ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या है, इनके टाइप्स क्या है, ये कैसे कैसे सेंटेंस में आते हैं, ये सब हमने डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे हम जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स का टाइप है क्या, पार्टिसिपल्स, उसको यूज करेंगे। यहाँ पे हम इस वर्ब को एज पास्ट पार्टिसिपल मतलब डैमेज्ड जो है, डैमेज्ड की तरह लेके आएंगे। तो सही सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, आर इक्विपमेंट गेट्स डैमेज्ड वेरी ऑफन इन समर बिकॉज देयर आर फ्रीक्वेंट पावर कट्स। तो जो प्रॉब्लम थी वो ऑप्शन ए में थी और वो हमने खत्म कर दी है विद प्रॉपर रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 13। Everyone was reading quietly when suddenly the door burst open and a complete stranger rushed in। पार्ट ए से देख लेते हैं। पार्ट ए कह रहा है everyone was reading quietly, तो ठीक है, वॉज की बात हो गई, आईएनजी फॉर्म की बात हो गई, तो सब लोग आराम से पढ़ रहे थे और सडनली तभी क्या हुआ। तो पार्ट बी में कह रहा है when suddenly the door, तो सडनली डोर ओपन हुआ। पार्ट सी, the door burst open, कोई दिक्कत नहीं है, and a complete stranger rushed in। तो पूरा सिनेरियो अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है, ना सेंटेंस के टेंस में कोई प्रॉब्लम है ना वर्ब में, इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। तो फिर से एक पॉजिटिव नो एरर क्वेश्चन के साथ हम बढ़ते हैं 14वें प्रश्न। There will be several new visa application centers। तो पार्ट ए कह रहा है आपका there will be several, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे क्या होने वाले हैं, तो नए वीजा एप्लीकेशन सेंटर्स ओपन होने वाले हैं इन मेट्रोज अक्रॉस द कंट्री।
अक्रॉस द कंट्री बहुत सारे मेट्रो सिटी में क्या क्या ओपन होने वाले हैं, नए वीजा एप्लीकेशन सेंटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पार्ट डी देख लेते हैं। टू इजी द प्रेशर ऑन एम्बेसीज, टू इजी द प्रेशर नहीं, यहाँ पे क्या हम यूज करेंगे, टू ईज द प्रेशर, टू ईज द प्रेशर ऑन एम्बेसीज। फिर से बात वही हो गई, जब भी हम दो ब्रह्मास्त्र एक साथ यूज करते हैं तो उसको वर्ब के रूप में ना इस्तेमाल करके हम अलग अलग नॉन फाइनाइट वर्ब्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो इन्फिनेटिव्स हो, चाहे पार्टिसिपल्स हो, चाहे वो आपके जेरेंट्स हो। यहाँ पर हम इसको किसके इस रूप में इस्तेमाल करें, इन्फिनेटिव के रूप में। टू ईज द प्रेशर, तो प्रेशर कम करने के लिए एम्बेसीज पे नए वीजा एप्लीकेशन सेंटर्स ओपन होने वाले हैं। चलिए 15th क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रस्ट की बात हो रही है, कोई एक ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट ने सक्सेस पा ली है, कोई दिक्कत नहीं है, तो पा ली है, तो जब भी हमने कहे कोई चीज अटेन करने की तो हम हैज हैव हैड यूज कर सकते हैं। हैज सक्सीडेड, कोई दिक्कत नहीं है, तो ट्रस्ट सक्सीड हुआ है किस चीज में, तो बी में। एडमायरेबली, बहुत ही एडमायरेबली, बहुत ही अच्छे रूप से सक्सीड हुआ है क्या करने में, इन रेजिंग मनी। राइजिंग मतलब उठना, और रेजिंग मतलब कोई चीज इकट्ठा करना, रेजिंग फंड। ठीक है, रेज टू फेम, उठ जाना। चलिए एडमायरेबली, तो यहाँ पे एरर क्या है, यहाँ पे ये जो आपका राइजिंग है ये गलत है, और यहाँ पे सही जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इन रेजिंग। टू कलेक्ट, रेजिंग मीन्स कलेक्ट, रेजिंग मनी फॉर इट्स फ्यूचर प्रोग्राम्स। तो जो प्रॉब्लम थी वो आपके पार्ट बी में थी, जो वर्ड राइजिंग था वो गलत था, यहाँ पे हम रेजिंग यूज करेंगे। तो राइज टू फेम एंड रेज टू फेम आर डिफरेंट। ऐसे हम यहाँ भी देखिए, मेनली हम यहाँ पर वर्ब के क्वेश्चन कर रहे हैं कि वर्ब में कहाँ कैसे एरर हो सकते हैं। अभी टेंस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो बिल्कुल टच ही नहीं हो रहा है। अभी ध्यान से देख लीजिए इसमें, टू लूज वेट। अब एक बात बताइए, ये लूज और ये लूज में डिफरेंस क्या होता है। टू लूज वेट, कट डाउन ऑन, कोई दिक्कत नहीं है, कट डाउन ऑन व्हाट यू ईट एंड एक्सरसाइज रेगुलरली, जो भी आप खा रहे हैं उसमें कमी करिए और एक्सरसाइज करिए रेगुलरली। तो प्रॉब्लम बस यही आ सकती है, लूज और लूज। एक लूज होता है कोई चीज को ढीला कर देना, और एक लूज होता है कम करना। तो यहाँ पर ये जो लूज है वो गलत है, हमें यहाँ पर ये लूज का इस्तेमाल करना है। तो एरर था पार्ट ए में, एरर क्या था वो हमने देख लिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस बार क्वेश्चन का नंबर, जैसा कि आप बार बार आप सब लोग कहते हैं क्वेश्चन से ज्यादा रहेंगे तो अच्छा लगेगा, तो आज क्वेश्चन के नंबर्स इंक्रीज कर दिए गए। I was very lucky that day as I catched a lot of fish. I was very lucky. कोई दिक्कत नहीं है, आप लकी हैं, अच्छी बात है। कब लकी थे, तो ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं मैं हमेशा नहीं, एक दिन लकी था। किस दिन लकी था, तो जिस दिन इन्होंने फिशेस पकड़ी। अब देखिए किसी दिन की बात हो रही है, वर्ब जो है आपका काम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो कैच के जो फॉर्म्स होते हैं वो आपका फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। वैसे आपको वीडियो में बताया गया था एक्सप्लेनेशन के टाइम कि फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म क्या होता है, और वो भी एक्सप्लेन किया गया था। तो यहाँ जो कैच का फॉर्म है कैच्ड, वो बिल्कुल गलत है। यहाँ पर क्या होगा, एज आई कॉट। फिर से एक बार आप सभी को रिमाइंड किया जा रहा है कि आप जाकर वीडियो देख सकते हैं जहाँ पे आपको थ्योरी पूरी अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कैच नहीं कॉट होगा। चलिए, तो एरर था आपका पार्ट सी में, एज आई कॉट लॉट ऑफ फिशेस। नेक्स्ट देख लेते हैं 18th क्वेश्चन। द साइन पोस्ट, एक साइन पोस्ट हमेशा ही लगा रहता है, स्पेशली बड़ी बिल्डिंगों के बाहर, और साइन पोस्ट पे क्या लिखा होता है, ट्रेसपासर्स विल बी, अभी वो देख लेते हैं। पहले पार्ट ए देखते हैं। द साइन पोस्ट एट द गेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक साइन पोस्ट था गेट पे, और ऑफ द गार्डन, गेट ऑफ द गार्डन, रेड, यहाँ पे रीड नहीं पढ़ेंगे इसको, रेड मतलब वो रीड कर रहा था, उस पर लिखा हुआ था व्हाट इट रेड, इट रेड ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। प्रोसिक्यूटेड मतलब जब धर्म के आधार पर आप पर आरोप लगाया जाता है तो वो प्रोसिक्यूटेड होता है। आपको यहाँ पर प्रोसिक्यूटेड नहीं, यहाँ पे प्रोसिक्यूटेड यूज करना है। प्रोसिक्यूटेड क्या होता है, जब लॉ के तहत आपको सजा सुनाई जाए। तो यहाँ पे ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, यही लिखा होता है बोर्ड पे। देखिए एकदम वर्ब ओरिएंटेड क्वेश्चंस देख रहे हैं हम लोग, कौन सा वर्ब कहाँ पर सही होगा।
अभी टेंस तो एकदम भी नहीं टच हुआ और फिर भी इतने क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो एरर था आपका पार्ट सी में, जहाँ पे आपका परसिक्यूटेड गलत था। ये धर्म से रिलेटेड होता है, जब धर्म से रिलेटेड कोई आप पे आरोप लगा। प्रोसिक्यूटेड जब आपको न्यायालय द्वारा सजा सुनाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो जो आपका अगला प्रश्न था वो था क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 क्या है? वेल नोन पियानिस्ट had to practice for several hours a day even after he rose to fame। ठीक है, कह रहा है कि वेल नोन एक पियानो जाने वाला था, कोई दिक्कत नहीं है पार्टी में। पार्ट भी कह रहा है हैड टू प्रैक्टिस, फिर भी उसको क्या प्रैक्टिस करना पड़ता था घंटों घंटों तक। had to practice for several hours a day even after he rose to fame। अभी देखिए इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर आती है सेंटेंस में कि जब भी आप बात करते हैं प्रैक्टिस और प्रैक्टिस की, क्या PRACTICE और PRACTISE की बात करते हैं, तो एक आपका होता है नाउन, एक होता है वर्ब। तो हैड टू प्रैक्टिस, यहाँ पे आप वर्ब का इस्तेमाल करना, हैड टू प्रैक्टिस ना कि प्रैक्टिस। ठीक है, तो यहाँ पर वो बार बार प्रैक्टिस करता था, इसलिए जब मतलब वो बहुत फेमस हो गया उसके बाद भी। तो आपको देखना है कि कौन सा वाला सही होता है। देख लेते हैं अब अपना अगला प्रश्न। तो जो आपका अगला प्रश्न कह रहा है 20th है। दिस इज नॉट द एंड ऑफ द सेशन टुडे। आज हमारे पास 30 क्वेश्चंस का बेस्ट क्वेश्चंस का संग्रह है। द वैल्यू ऑफ द डॉलर, अभी हम डॉलर की बात कर रहे हैं। तो जो डॉलर की वैल्यू है वो डिक्लाइन होती रहती है, डिक्लाइंस बात हो रही है, इंडेफिनिट में बात हो रही है। द वैल्यू ऑफ द डॉलर डिक्लाइंस एज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन रेजेस। अभी देखिए यहाँ पर रेजेस और वहां पे हमने राइजेस यूज किया था, तब उल्टा पुल्टा यूज करना है, ये लोग आपको ही सही करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, रेजेस ना होकर राइजेस यूज होगा। ठीक है, तो एरर कहाँ था, पार्ट सी में था, रेजेस नहीं राइजेस। एज द प्राइसेस ऑफ इन्फ्लेशन राइजेस नॉट रेजेस। चलिए 21st क्वेश्चन देख लेते हैं। द सर्वेंट hanged the lamp on the wall। The servant hanged the lamp on the wall। तो हो चुका है ये काम, सर्वेंट ने क्या है, लैंप जो है वॉल पे टांग दिया है। तो द सर्वेंट हंग द लैंप ऑन द वॉल। फिर से वो आपका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म वाली बात हो गई कि कौन सा फॉर्म कहाँ इस्तेमाल होता है। एक बार जाकर थ्योरी वाला वीडियो जरूर देखिए, यहाँ पर बता भी दिया जाए। जो हैंग है, हैंग का जो फॉर्म होता है हैंग हंग हंग, वो हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है। तो ये ऑलरेडी हैंग कर चुका है लैंप वॉल पर, इसलिए हमने बोला द सर्वेंट हंग द लैंप ऑन द वॉल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमने देखिए कई सारे वर्ब्स देख लिए, एक रेजेस राइजेस में प्रॉब्लम आ रही थी, वो हमने कवर कर लिया है। परसिक्यूटेड प्रोसिक्यूटेड देख लिया है। फिर अभी हमने देखा कैसे हैंग का हंग कहाँ यूज होगा। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द पॉइजनस गैसेस विल अफेक्ट आवर हेल्थ। देखिए इफेक्ट और इफेक्ट भी हमने डिस्कस किया हुआ है थ्योरी के वोकैबुलरी सेशन में, इसीलिए इसको साथ साथ रखा गया था, अगर आपने वो वीडियो देखे होंगे, ताकि आपको जो प्रॉब्लम है वो पता रहे कि कौन सा आपका नाउन है और कौन सा आपका वर्ब है और कौन सा यहाँ पे यूज होगा। तो द पॉइजनस गैसेस विल अफेक्ट आवर हेल्थ, तो वो अफेक्ट करेगी हमारी हेल्थ जो पॉइजनस गैसेस है। तो यहाँ पर कौन सा वर्ब है, कौन सा नाउन है और कौन सा यूज होगा, तो बिल्कुल यहाँ पे इफेक्ट नहीं, विल अफेक्ट आवर हेल्थ यूज होगा। वीडियो अगर आप थ्योरी वाले देखे होंगे तो आपके लिए ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इजी होंगे। आफ्टर माई सन हैड सर्च्ड फॉर एन आवर, जब मेरे बेटे ने 1 घंटे तक लगभग सर्च कर लिया, he realized that his pen had been laying on the floor। अब लेइंग क्या होता है और लाइंग क्या होता है। लाइंग मतलब पड़े रहना या लेट जाने के सेंस में, लाई का ये दूसरा फॉर्म होता है। और लेइंग क्या, ले का ही होता है, टू ले एक्स। लेइंग एक दूसरे पे लेयर लगाने के भी सेंस में हमें यहाँ पर यूज होता है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जो पेन है वो कहाँ पर पड़ी हुई थी, टेबल पे पड़ी हुई थी। तो यहाँ पे हम लेइंग ना यूज करके क्या यूज करेंगे, लाइंग यूज करेंगे। After my son had searched for an hour, he realized that his pen was lying on the table।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 24th, व्हेन थिंग्स गेट डिफिकल्ट, कोई बात हो रही है जब चीजें डिफिकल्ट होती हैं तो क्या करना है आपको, यू जस्ट हैव टू ग्रिट योर टीथ एंड प्रिजर्व। एक नॉर्मल सेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंस में एक बात कही जा रही है कि जब भी चीजें जो है मुश्किल हो जाती है तो आपको क्या करना है, आपको बस ग्रिट करना है अपनी टीथ एंड यू हैव टू प्रिजर्व थिंग्स, यू हैव टू सिट बैक एंड प्रिजर्व थिंग्स। तो इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, देयर इज नो एरर इन द सेंटेंस। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है हिज हैंडीकैप कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द फैक्ट। तो किसी के हैंडीकैप होने का जो वजह है वो बताया जा रहा है। तो कह रहा है कि पार्ट ए में कोई दिक्कत नहीं, हिज हैंडीकैप कैन बी एट्रीब्यूटेड, तो उसको एट्रीब्यूट किया जा सकता है किसी फैक्ट से। क्या फैक्ट है, टू द फैक्ट दैट ही इज बोर्न बाय एन अंडरनरिश्ड मदर। ठीक है, तो ही इज बोर्न, अब ये बताइए बोर्न और बोर्न, ये बॉर्न मतलब पैदा होना, और ये बॉर्न हम जैसे वाटर बॉर्न डिजीजेस तो ये नाउन के सेंस में यूज करते हैं, और यहाँ पर हम कह रहे हैं दैट ही इज बोर्न टू अंडरनरिश्ड मदर, तो इसलिए हमें ये बॉर्न नहीं BORN ही यूज करना है। ठीक है, तो ये एरर था इस क्वेश्चन में। इसके साथ आपका 25th क्वेश्चन भी खत्म होता है। 26th क्वेश्चन कह रहा है द कॉम्पिटिटिव एज, तो किसकी बात हो रही है, द कॉम्पिटिटिव एज फॉर सर्वाइवल लेज इन इफेक्टिव यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो पहले पार्ट में कोई एरर नहीं है, द कॉम्पिटिटिव। पार्ट बी में कह रहा है एज फॉर सर्वाइवल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर लेज और लाइज फिर से आ गया आपका, लाइज मतलब होना, एग्जिस्टेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पर भी हम एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं कि जो कॉम्पिटिटिव एज है सर्वाइवल के लिए वो किस में होता है, इट लाइज इन द इफेक्टिव यूज ऑफ IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रॉपर यूज में होता है। यहाँ पर लेज नहीं, लेज मतलब टू गिव समथिंग, लाइज यहाँ पर होना, होने के सेंस में बात हो रही है, तो पार्ट सी में एरर था, लेज नहीं लाइज होगा, इट लाइज इन। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 27th। तो 27th कह रहा है ही कंटिन्यूअली डिफेंडिंग हिज स्टैंड, उसने अपने लगातार अपने स्टैंड्स को इतना डिफेंड किया किसी इशू पे, that has risen doubts in the minds of the jury। फिर हम तब से राइज और रेस पढ़ रहे हैं, अब यहाँ पर उसका काम आ गया है। तो यहाँ पर क्या है, इशू पे बार बार वो खुद को इतना डिफेंड कर रहा था, बचा रहा था कि ज्यूरी के मन में क्या है, अब डाउट आने लगा है। तो यहाँ पर राइजन नहीं, क्या यूज होगा, सेंटेंस देख लीजिए, डिफेंडिंग हिज स्टैंड्स ऑन द इशू हैज raised doubts in the mind of the jury। प्रश्न खड़े कर दिए, डाउट्स पैदा कर दिए। 28th क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉफी सीड्स आर ड्राइड। ठीक है, कॉफी सीड्स जो है उसको ड्राई करते हैं, रोस्ट करते हैं, कब, उसको पाउडर में ग्राइंड करने से पहले। द सेंटेंस कॉफी सीड्स आर ड्राइड एंड रोस्टेड बिफोर दे आर ग्राउंड इनटू पाउडर। तो प्रॉब्लम बिल्कुल सही है ये सेंटेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट 2 क्वेश्चंस। अ प्रॉपर्टी डीलर वाज शूट डेड by 4 unidentified jacket clad men while taking a morning walk। He was taking a morning walk, property dealer, और उसको क्या हुआ, he was shoot dead। तो यहाँ जो shoot dead आपका लिखा हुआ है ये बिल्कुल गलत है, यहाँ पे shot dead होगा, he was shot dead। फिर से वर्ब के फॉर्म्स के साथ आपको थोड़ा सा और विचार करने की आवश्यकता है, और थ्योरी क्लासेस अटेंड करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बहुत ही नॉमिनल सा प्राइस है जिसपे आप इतने सारे रूल्स जो हैं, इतने सारे जो थ्योरीज हैं, ना सिर्फ एक सब्जेक्ट की बल्कि सारे सब्जेक्ट की अटेंड कर सकते हैं एक साथ। तो डाउनलोड द ऐप एंड गेट द पैकेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर तो पार्ट बी में एरर था आपका। अब यहाँ पर जो बात है, यहाँ पर जो वर्ब है वो ही गलत यूज हुआ है। यहाँ पे कह रहा है कैन आई लेंड योर पेंसिल फॉर अ मिनट प्लीज। डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन लेंड एंड बोरो? बोरो मीन्स टू मांगना, तो यहाँ पर किस सेंस में बात हो रही है, फॉर अ मिनट इज आस्किंग द पेंसिल, तो यहाँ पर कोई चीज गिव करने की बात नहीं हो रही है, टेक की बात हो रही है। तो लेंड जो है वो गिव के लिए यूज होता है और बोरो टू टेक। तो यहाँ पर जो वर्ब था वो ही गलत था, पार्ट ए में प्रॉब्लम थी। यहाँ पर होगा क्या, कैन आई बोरो योर पेंसिल फॉर अ मिनट। ओके,
ये था आपका क्वेश्चन सेट। इसके बाद हम बढ़ते हैं वोकैबुलरी सेशन की तरफ, फिर कंक्लूड करेंगे आज का क्लास। तो ये है आज का आपका वोकैबुलरी सेशन। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारे वोकैब वर्ड्स जो हैं वो हम लोग कवर कर चुके हैं। तो वीडियो जो है जाके देख लीजिए जरूर से, बहुत इंपॉर्टेंट है वो सारे वोकैबुलरी वर्ड्स रिपीटेडली आए हुए हैं। अभी हम ये कुछ वर्ड्स देख लेते हैं। तो ये वर्ड्स क्या है, एक है डिपोज, एक है डिस्पोज। तो डिपोज और डिस्पोज क्या है? तो डिपोज जो है आपका पोस्ट नीचे गिरा देना, तो पद से नीचे गिरा देना। और डिस्पोज क्या है आपका, ठिकाने लगाना। अब ये ठिकाने लगाना मतलब क्रम से भी आप ठिकाने लगा दीजिए, तो मतलब क्रम से अरेंज करना या सजाना भी हो जाएगा आपका। और दूसरा डिस्पोज मतलब जैसे किसी को मार के चीज डिस्पोज कर देना, बॉडी डिस्पोज कर देना, ठीक है, ठिकाने लगा देना। दूसरा वेस्ट जैसे है, तो वेस्ट हम डिस्पोज करते हैं, मतलब वेस्ट को सही ठिकाने पे लगा देते हैं। तो इस तरह से आप दो वर्ड देख ले रहे हैं, डिपोज एंड डिस्पोज। डिपोज आप याद रखते हैं पोस्ट से हटा देना, तो डिपोज मतलब किसी को किसी पद से नीचे गिरा देना, और डिस्पोज मतलब ठिकाने लगा देना, चाहे वो क्रम से सजाना हो गया या कहीं सही जगह उसको ठिकाने लगा देना। अब आपका देख लीजिए डिप्राइव और डिराइव। डिप्राइव ऑफ समथिंग मतलब किसी चीज से वंचित कर देना। I was deprived of my rights, I was deprived of food, मतलब मुझे खाने से वंचित कर दिया गया। ये ऐसा हो नहीं सकता, ये बहुत ही गलत बात होगी, बट यही है। डिप्राइव मतलब किसी चीज से वंचित कर देना। फिर आपका जो डिराइव है वो किसी चीज से किसी चीज को प्राप्त करना। जैसे आप इक्वेशंस बहुत डिराइव किए होंगे, 10 तक तो सबने ही पढ़ा होगा डेरिवेशन वगैरह। तो डिराइव करना तो किसी चीज से कोई चीज प्राप्त करना। चलिए अभी हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है डेप्रिशिएट और डेप्रिकेट। डेप्रिशिएट, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन मतलब अवमूल्यांकन करना, मूल्य घटा देना किसी चीज का, डेप्रिशिएट इन वैल्यू। और डेप्रिकेट मतलब टू डेप्रिकेट मीन्स टू किसी चीज का विरोध करना, ठीक है। तो ये हो गया आपका डेप्रिशिएट। वर्ड था आपका डेप्रिशिएट था एक, और दूसरा वाला जो था वो था आपका डेप्रिकेट। शिएट और केट बस एक आई का डिफरेंस है, और देखिए वर्ड में कितना बड़ा डिफरेंस है। नेक्स्ट है आपका वो है डिटेन, रिटेन, सस्टेन। बहुत इंपॉर्टेंट 3 वर्ड्स है, बहुत ज्यादा आते हैं। कैसे आते हैं, वर्ड मीनिंग थोड़ी पूछता है, बट हाँ यूसेज में आ जाता है। तो आपको अगर पता रहेगा मीनिंग तो अच्छा रहेगा। जो आपका डिटेन है वो किसी को पूछताछ के लिए रोक के रखना है, बस डिटेन्ड, पूछताछ के लिए रोक के रखना। रिटेन मतलब किसी चीज को वापस ले आना, याद रखना, बरकरार रखना, टू रिटेन मेमोरी। फिर आप बात कर ले सस्टेन की, तो सस्टेन मतलब सहना कोई चीज, सस्टेनेबल। तो सस्टेन वर्ड ऐसे ही आता है। तो ये जो 3 वर्ड्स हैं ये काफी ज्यादा यूसेज में आते हैं, इसलिए इनको भी रखा गया है, इनकी मीनिंग ध्यान में रखिएगा। जो दूसरा है डिफेज और एफेस। डिफेस मतलब किसी का फेस खराब करना, विकृत करना किसी चीज को, और एफेज मीन्स किसी चीज को मिटा देना, खत्म कर देना, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है आपका डिफ्लेट और इन्फ्लेट। वर्ड ऑपोजिट है दोनों। इन्फ्लेट मीन्स टू फिल समथिंग, किसी में हवा भरकर फुला देना, और डिफ्लेट मतलब हवा निकाल देना, उसको चुपटा कर देना। तो डिफ्लेट, इन्फ्लेट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, आपका है डिमर और डिम्योर। डिमर क्या है, विरोध करना, विरोधाभास जैसी स्थिति। और डिम्योर क्या है, शांत और संयमी। देखिए कैसे सेम है, ऑलमोस्ट एक ई का डिफरेंस है, पर वर्ड में वो जो मीनिंग है उसमें कंप्लीट डिफरेंस मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट देख लीजिए डिवॉल्व और इवॉल्व। हस्तांतरित करना, पद से इधर उधर करना, तो वो आपका हो गया डिवॉल्व। और इवॉल्व मतलब विकसित, इवोल्यूशन की प्रक्रिया पढ़ी होगी सबने। तो इवॉल्व विकास करना किसी चीज का, किसी चीज से इवॉल्व होना, विकास करना। नेक्स्ट देख लेते हैं डिमिनिश और मिनिमाइज। ऑलमोस्ट सेम वर्ड है पर डिफरेंस है इसमें। डिमिनिश मतलब क्रमशः किसी चीज को कम होना, किसी चीज का या घटाना, डिमिनिश होना। और फिर डिमिनिश होके वो एकदम पॉइंट साइज का, ये भी आपने वर्ड काफी पढ़ा होगा। मिनिमाइज क्या होता है, यथासंभव कम कर देना, कम हो जाना या कम कर देना, तो वो मिनिमाइज कर देना किसी चीज को। फिर जो हमारी नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है, डायलेट और डायलेटरी। डायलेट मीन्स किसी चीज को चौड़ा कर देना, डायलेट समथिंग। इन्फ्लेट, डायलेट। डायलेटरी क्या है,
जो बहुत ही डिले करता है, डायलेटरी, देर करने वाला। ठीक है, तो वर्ड्स मैंने पहले भी कहा है, वर्ड्स आपको कैसे जो है डिराइव करने हैं, वैसे कि आपको वर्ड से ही वर्ड की मीनिंग निकालनी है। वर्ड को ब्रेक करिए एंड ट्राई टू फाइंड आउट द मीनिंग, स्पेशली प्रीफिक्सेस सफिक्सेस एक बार देख लीजिए तो उससे भी काफी इजी हो जाता है। जैसे आपका पैथी हो गया, पैथो से आया है फीलिंग्स, तो उससे आप सिंपैथी, एपैथी, सब सारी मीनिंग्स जो है वो डिराइव कर सकते हैं। ऐसी कुछ चीजें जो है वो याद रखिए दिमाग में, तो इससे आपका वोकैब सेक्शन और स्ट्रांग हो सकता है। तो आज के 30 क्वेश्चंस और ये वोकैबलरी सेशन के साथ हम ये जो वीडियो है वो यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। और जो भी थ्योरी पोर्शन है वो सब आपको पढ़ाया जा चुका है, तो जाके देख लीजिए एक बार ऐप पे, वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। एकदम मैजिकल ट्रिक्स और रूल्स हैं जिससे आपको बहुत ही इजीली ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। तो अब हम एक मेजर पोर्शन जो कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट है, जो बेसिक है, जिससे इंग्लिश की नींव है, वो तीनों ही कवर कर चुके हैं, नाउन, प्रोनाउन और वर्ब्स। तो जो एक्चुअली इंग्लिश है उसका मेजर पोर्शन खत्म हो चुका है, एक्सप्लेनेशन खत्म हो चुका है। तो एक बार उसको देख लीजिए क्योंकि वो बेस है, और बेस जितना स्ट्रांग होगा उस पर जो खड़ी होने वाली इमारत है उतनी स्ट्रांग होगी, और स्पेशली वर्ब जितना स्ट्रांग होगा आपका, आगे के टॉपिक्स उतने ही स्ट्रांग होंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद। Please subscribe to our YouTube channel Laksh Academy and press the bell icon to get new video updates.